हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की डीपीपी नंबर 10 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा मान लो आपको दो डाइपोल दिए गए, ये डाइपोल ए है, ये डाइपोल बी है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये पॉइंट पी है। ठीक है, इस पी पॉइंट के अबाउट अपन को क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट। मान लेते हैं बेटा ये जो सेंटर से इधर तक की जो डिस्टेंस ली है, पी से लेकर के ओ तक की, इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर बोल देता। क्लियर? तो ये जो एंगल बन रहा होगा ये कितना होगा, थीटा होगा। इतनी बात क्लियर है। अब ए से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ए से मैं एक परपेंडिकुलर इसी लाइन ज्वाइनिंग में ड्रॉप करता हूं तो ये 90 डिग्री बनाएगा, और ऐसे ही बी से ड्रॉप करूंगा तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर? हम जानते हैं डाइपोल में बेटा ओ पॉइंट से या सेंटर डिस्टेंस से ये वाली लेंथ कितनी होती है, एल होती है। क्लियर? तो ये वाली भी जो हमारी लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एल के बराबर हो जाएगी। और अगर मैं कैलकुलेट करूं और इस पॉइंट को क्या बोल दूं बेटा, मैं सी बोल दूं, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं, डी बोल दूं, तो अगर ए से बी की डिस्टेंस तो डाइपोल के बराबर होती है, दैट इज 2l, लेंथ बिटवीन डाइपोल। और अगर मैं बी से पी की बात करूं, बी से पी की, दैट विल बी सिमिलर टू सी से पी तक की, क्योंकि बेटा डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, और अगर मुझे ओ से पी तक की मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओपी माइनस ओ सी। ओ से पी तक की लेंथ कितनी है, ये ओ है ये पी है, टोटल लेंथ कितनी है बेटा, ये आर है। अब ओ से सी निकालनी है। अब क्या आप ये देख पा रहे हो कि क्योंकि ये लेंथ एल है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी माइनस एल कॉस थीटा। क्योंकि ये एल है, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली मैं ये वाली ए से पी तक की लेंथ निकाल सकता हूं, क्योंकि लगभग पास में होंगे, तो ये किसके बराबर होगा, डी से पी तक की बात होगा। डी से पी कैसे निकालूंगा बेटा, ओ से पी मैं अगर मैं ऐड कर दूं ओ से डी तो ये लेंथ आ जाएगी। ओ से पी कितनी है, आर, और ओ से डी कितनी है, सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ एल है। क्लियर है? तो ओ से डी वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, एल कॉस थीटा आ जाएगी। क्लियर है? तो आपके पास लेंथ आ जाती है एक आर माइनस एल कॉस थीटा और एक आर प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं है? बेटा डाइपोल बहुत ज्यादा क्लोज है तो इसकी जो लेंथ है 2l, दैट इज वेरी स्मॉल। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहां बेटा अब हम लोग निकालते हैं नेट पोटेंशियल एट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, दैट इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू के बराबर हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे v की, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू। कहां से कहां तक आ जाएगा बेटा, ये वाली लेंथ ए से पी तक की। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये वाली लेंथ कहां से आ जाएगी, प्लस क्यू, कहां से कहां तक, बी से पी तक की। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन को के ले लूं तो क्यू कॉमन आ गया, क्यू के कॉमन आ गया, ये कितना हो जाएगा, आगे वाला बेटा प्लस है और पीछे वाला माइनस है। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा रिलेशनशिप, अगर कॉमन ले लूंगा तो हमारी लेंथ कितनी है, 1 ए से पी तक की लेंथ है आर प्लस एल कॉस थीटा, और पीछे की लेंथ है -1/r माइनस एल कॉस थीटा। ये पीछे वाली लेंथ आ जाएगी। क्लियर है? अब यहां से क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा के क्यू ब्रैकेट के अंदर
नीचे अगर हम लोग बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बेटा ऊपर बचेगा r प्लस एल कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ r, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे, एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये आर से ये आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो पोटेंशियल V आएगा दैट इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा? P हमारा क्या होता है, डाइपोल, दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L के बराबर होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारी बेटा लेंथ काफी छोटी थी, तो एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज सिमिलर टू 0। क्लियर है? क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है, ये स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बता दिया था। क्लियर है इतनी बात? तो बेटा अब हमारा जो रिलेशनशिप बन जाएगा V का दैट इज V इक्वल्स टू के, बेटा Q इंटू 2L किसके बराबर बन जाएगा, P वेक्टर के बराबर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा 2L, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है? तो P के P कॉस थीटा आ जाएगा नीचे, और इसके नीचे क्या बचेगा बेटा, आर स्क्वायर। क्लियर है? अब बेटा ऊपर भी r से मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दूं तो पोटेंशियल P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। अब बेटा हम लोग जानते हैं a डॉट बी क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही बेटा यहाँ पे P और R के अपने आप में वेक्टर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो पोटेंशियल आ जाएगा के P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन आर क्यूब। क्लियर? ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, के P वेक्टर R वेक्टर अपॉन आर क्यूब इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The force on a charge situated at the axis of the dipole is F. If the charge is shifted to double the distance, the force acting will be. तो यहाँ पे बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस लिखूं तो E at axis that is equals to 1 upon 4 pi epsilon into 2p upon r cube। क्या यही होता है? अब हमसे फोर्स पूछी गई है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू पी अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। क्लियर? अब आपने क्या कर दिया बेटा, डिस्टेंस को डबल कर दिया, डबल द डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से न्यू फोर्स जो एफ डैश आएगी दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू पी अपॉन आर क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2r का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2qp अपॉन 8r क्यूब आ जाएगा। क्लियर? अब पुरानी वाली फोर्स से बेटा अगर आप कंपेयर करोगे तो एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/8 कॉमन ले लो इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pq अपॉन आर क्यू। तो ये किसके बराबर है, F। तो जो न्यू फोर्स है दैट इज F/8 टाइम्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल is of dipole moment P. The electric potential at a distance r from its center and make an angle theta, यहाँ बेटा थीटा आएगा, from the axis of the dipole will be। रिलेशनशिप बताना है बेटा, इस चीज का रिलेशनशिप अभी हमने देखा है, सारे स्टेप बिल्कुल यहीं तक फॉलो होंगे। कहां तक सर? जहां अपना ये रिलेशनशिप आता है
वेयर v इक्वल्स टू kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? तो ये सेम हमारा आ जाएगा kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? आप चाहो तो मैं दोबारा से कर सकता हूं। ये क्या चार्ज हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू। इससे हम डिस्टेंस पे लेकर के क्या ले लेंगे, चार्ज हमारा, दैट इज प्लस क्यू। ठीक है, मान लो हमारा कोई पी पॉइंट है, वो यहां होगा, दैट इज पी पॉइंट, दैट इज मेक एन एंगल थीटा। ठीक है, आप इससे लाइन ज्वाइन करोगे और इससे लाइन ज्वाइन करोगे, इसको थोड़ा हम और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं ए है, ओ पॉइंट तक का, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना है, ए। क्लियर है? यहां से बेटा अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर देते हैं, ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ए है, ये ए है। टोटल डिस्टेंस हम कितना ले लेते हैं, आर। और ये वाला पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ये वाला पॉइंट हमें, ये वाली लेंथ पहले भी निकाली थी हमने, अगर आपको याद हो कंपोनेंट लेकर के। तो ये जो ग्रीन वाली लेंथ है, ये किसके बराबर हो जाएगी, ए कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है? और ये वाली भी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, ए कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे पोजीशन, दैट आर वन इक्वल्स टू आर माइनस ए कॉस थीटा, जो हमने पहले लिखा था, और आर टू इक्वल्स टू आर प्लस ए कॉस थीटा, अगर आपको याद हो तो। क्लियर है? जैसे हमने ये लेंथ का लिखा था इधर पे, आर माइनस एल कॉस थीटा और आर प्लस, तो वहां पे एल ले लिया, यहाँ पे ए ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? पोटेंशियल अगर लिखूंगा तो बेटा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर वन प्लस माइनस का चार्ज के क्यू अपॉन आर टू, ये लिख सकता हूं। तो यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, के क्यू कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू ब्रैकेट के अंदर r2 माइनस r1 अपॉन r1 इंटू r2, क्या ये आ जाएगा? तो यहां पे बेटा लिख सकते हैं के क्यू। अब वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, तो R2 की वैल्यू क्या है, R प्लस ए कॉस थीटा, माइनस R1 की वैल्यू माइनस R प्लस ए कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। आर से आर कैंसिल आउट हो गए, पोटेंशियल कितना आ रहा है, के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी हमने बताया कि बेटा ए क्या है, ए क्या है, वेरी स्मॉल, तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो v इक्वल्स टू, यहाँ बेटा 2 आएगा, क्योंकि ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2a कॉस थीटा आएगा, 2a कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू बेटा q इंटू 2a p के बराबर आ जाएगा, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पहले भी बता दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ डाइपोल मस्ट बी जीरो, द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, या टॉर्क ऑन अ डाइपोल ड्यू टू द फील्ड में बी जीरो। तो बेटा टॉर्क वाला में बी जीरो होगा, ये वाला अपन ने लास्ट क्लास में भी अपने डिस्कस किया था कि फोर्स तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, ये क्यू दिया गया है प्लस क्यू। तो ये इस तरीके से दिया था, और ये हमारा चार्ज है, अगर मान लो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो क्योंकि दोनों की डिस्टेंस अलग है तो फोर्स अलग अलग होगी, तो वो तो जीरो होगा नहीं। टॉर्क ड्यू टू डायपोल मस्ट बी जीरो, बेटा वो जीरो सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, जब टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई होता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। और जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है,
0 डिग्री होती है उसी मोमेंट पे टॉर्क 0 होता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, मे बी 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है टू कंडक्टर आर ऑफ सेम शेप एंड साइज, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज इंड्यूस्ड इन द एल्यूमिनियम। बेटा यहाँ पे आप देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों की गिवन है वो सेम है, और शेप भी सेम है, और उनका साइज भी सेम है। भले ही एक लेस कंडक्टिंग हो और एक ज्यादा कंडक्टिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, पर अगर आपका उसकी फिजिकल कंडीशन सेम है, अगर शेप और साइज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो बेटा जो चार्ज ट्रांसफर होंगे दैट विल बी इक्वल। क्लियर है। तो इक्वल चार्ज इंड्यूस होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी इक्वल टू दैट ऑफ कॉपर। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question. A big hollow metal sphere A is charged to 100 volt and another small hollow sphere B is charged to 50 volt. If B is put inside A and joined with the metallic wire, then the direction of the charge flow will be. अब यहाँ पे बेटा एक सिचुएशन मान लेते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल कितना दिया गया है, ये हमारा बी है और इसके ऊपर हमारा ए है। ठीक है। अभी बेटा जब अलग अलग है ना, तो इनिशियली जो वीए का पोटेंशियल है दैट इज 100 वोल्ट, और वीबी का जो पोटेंशियल है दैट इज गिवन एज 50 वोल्ट। क्लियर। और अब आपने क्या किया बेटा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। जब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो मैं बोल देता हूं कि मेरा जो न्यू चार्ज है दैट विल बी क्यू ए डैश। इसको मैं क्या बोल देता हूं बेटा, फाइनल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग। और क्यू डैश भी बोल देता हूं, दैट इज फाइनल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग। इतनी बात क्लियर है। अब जब दो कंडक्टर को बेटा ज्वाइन कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वी ए डैश पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू वी बी डैश पोटेंशियल। तो वी ए डैश का पोटेंशियल लिखेंगे तो दैट इज क्यू ए डैश अपॉन आर ए प्लस के क्यू बी डैश अपॉन आर ए, ये आ जाएगा। वी बी का लिखेंगे पोटेंशियल तो वो कितना आ जाएगा, क्यू ए डैश अपॉन आर ए प्लस के क्यू बी डैश अपॉन आर बी। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे के क्यू डैश अपॉन आर ए, के क्यू डैश अपॉन आर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू बी डैश अपॉन आर ए इक्वल्स टू के क्यू बी डैश अपॉन आर बी। अब ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब क्यू बी डैश की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 0। दैट मीन्स बी पे अब कोई भी चार्ज नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि बेटा सारा का सारा चार्ज फ्लो हो गया कहां से, बी से ए की तरफ, इधर की तरफ। जितना भी ये क्यू था ये सब कहां चला गया बेटा, यहाँ पे हो गया फाइनली 0, और यहाँ पे ये सारा चार्ज आ जाएगा। तो लिख देता हूं यहाँ पे ऑल द चार्ज फ्लो फ्रॉम बी टू ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two concentric conducting sphere are of radii r1 and r2. The outer sphere is given a charge q. The charge q on the inner surface will be, बेटा अंदर वाले का q डैश चार्ज हमें बताना है कितना होगा। अब यहाँ पे बेटा हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इनसाइड वाला है स्फीयर वो अर्थ है। ठीक है, अर्थ है या आप बोलो ग्राउंडेड है। अब जब भी अर्थ हो जाता है या ग्राउंडेड हो जाता है तो उस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बेटा इनर सरफेस का पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैं लिख सकता हूं बेटा इसका पोटेंशियल अगर मैं लिखूं दैट इज के क्यू डैश अपॉन आर वन प्लस के क्यू अपॉन आर टू, और इसका पोटेंशियल कितना है बेटा, 0 है इस सरफेस का। तो यहाँ पे मुझसे क्यू डैश की वैल्यू पूछी गई थी, तो के क्यू डैश
अपॉन R1 इक्वल्स टू माइनस का KQ अपॉन R2। K से K कैंसिल आउट हो गया, तो Q1 इक्वल्स टू R1 इधर चला जाएगा, तो माइनस का Q R1 बाय R2 हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Next, a charge given to any conductor resides on the outer surface because बेटा वो इसलिए होता है because of the potential energy, और वो दूर दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बेटा वो चाहते हैं कि वो अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहें, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहें। तो वो कब रहेगा? जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? मिनिमम। क्योंकि पोजीशन चेंज करने की वजह से जो एनर्जी आती है उसे अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और वही हमारे पास क्या होनी चाहिए? मिनिमम, टू बी इन अ इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। An uncharged sphere of the metal is placed in between the two conducting plate as shown in the figure. The line of forces appear. Line of forces कैसे appear होंगी बेटा? यहाँ पे एक तो ये देखो, जैसे हमसे बोल दिया एक अनचार्ज स्फीयर है, तो अंदर चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से तो पास नहीं होने वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से जा रही है। ई इनसाइड क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे ये कुछ एंगल अलग अलग बना रहा है यहाँ से। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंसर्ट होती है और एग्जिट भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा बी और डी तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बात आती है ए और सी की। अब देखो, मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई भी कंडक्टर है जो ऐसा रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो क्या होगी? जीरो होगी। अब यहां से बेटा कोई भी लाइन ऑफ फोर्सेस जाती है तो वो एंटर भी परपेंडिकुलरली करती है और एग्जिट भी परपेंडिकुलरली करती है। क्लियर है? इस तरीके से कुछ बन करके ये निकलती है। इस तरीके से। और बेटा जो एंड में जा नहीं पाती हैं वो अपने पास रहती हैं। क्लियर है? और बेटा इधर की जो बाकी की जो होती है ना, वो क्या होती हैं? ये इस तरीके से जाती हैं और थोड़ी सी इधर को बैंड हो जाती है क्योंकि वो इसके अंदर जाना चाह रही हैं पर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उधर पे जा सके। तो एक ऐसा कर्व आ जाता है। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कौन सा कर रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्योंकि इसकी देखो साइड वाली बिल्कुल सीधी सीधी जाती जा रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ conducting spherical shell of radius r with its center at the origin carrying a uniform positive charge density. The variation of the magnitude of electric field and the electric potential V with the distance r from the center is best represented by the graph. Clear है? Here dotted line represent the potential curve and bold line represent the electric field curve. तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग स्फेरिकल के लिए अगर कंडीशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। कब? जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है? और पोटेंशियल V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, ये क्या होता है? कांस्टेंट इनसाइड द स्फीयर व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है? और ये वैल्यू कैसे रहती है? कांस्टेंट रहती है, आर पे डिपेंड नहीं करती, स्मॉल आर पे। और अगर V इक्वल्स टू लिखूं के क्यू अपॉन आर, ये पोटेंशियल कब आ जाता है? जब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल। क्लियर है? अब इन कंडीशन को बेटा सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3। यहां पे देख सकते हो कि जो आपकी पोटेंशियल है, एक मिनट, ये वाला नहीं कर रहा है बेटा, ये वाला जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, ई आई इन साइड। क्लियर है? तो ब्लैक वाली लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो बेटा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, वी क्या है? कांस्टेंट है।
और ये 1/r का ग्राफ उसके बाद फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और फिर 1/r² का ग्राफ इधर फॉलो हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।